हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं जिनके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो आपको आंसर बताने जा रहे हैं। और इसमें ना क्लास ये हमारी 4 है, इससे पहले आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और ये जो यूनिट आपका हमने 5 लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद जो यूनिट 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो से इस जो यूनिट से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप आंसर लिख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो यूनिट 5 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें टोटल हमने 4 क्वेश्चन लिए, इन चारों में से आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजनीतिक दलों के कार्य तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय व्यवस्थाओं में विभेद को समझाइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इनमें से कौन सी व्यवस्था बेहतरीन है, अपने उत्तर के पक्ष में तक दीजिए। एंड क्वेश्चन थर्ड है, दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? विश्व की एक दलीय तथा द्विदलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन फोर है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं तथा इसके गुण और दोष का वर्णन कीजिए। टोटल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसमें तीनों के बारे में बताया जाएगा। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, चारों में से ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। और ये क्लास हमारी 4 है, इससे पहले बाकी की क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक वीडियो में इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन बताएं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के कार्य तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राजनीतिक दल क्या होता है इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। तो देखिए, राजनीतिक दल की लोगों का एक ऐसा संगठित दल या समूह होता है जिसके सदस्य किसी एक ही विचारधारा में कार्य करते हैं। तो जो राजनीतिक दल होता है, समूह होता है, वो सभी एक ही विचारधारा में सभी सदस्य जो होते हैं ना कार्य करते हैं, अपना काम करते हैं, जिनका दृष्टिकोण भिन्न नहीं होता। और उनके जो दृष्टिकोण होते हैं, देखने के तरीके होते हैं, अलग अलग नहीं होते, सबके सेम होते हैं। ये दल अपने उम्मीदवार जनता के बीच चुनाव में खड़ा करता है। और जो जनता के बीच चुनाव में उम्मीदवारों के रूप में खड़ा करता है, नेता के रूप में। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी की तरफ से किसके, नरेंद्र मोदी का जो खड़ा किया जा सकता है चुनाव में। तो ये देख सकते हो लोकसभा के चुनाव में। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें जब एक ही विचारधारा के सभी लोग होते हैं और उनका जो दृष्टिकोण है भिन्न नहीं होता, अलग नहीं होता, सबके एक होते हैं। और चुनाव के टाइम में एक उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा किया जा सकता है। और एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, लोकसभा में जो चुनाव है बीजेपी का, मोदी जी का। ठीक है, एंड इसके कार्य क्या है, आपका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अच्छे पॉइंट है, आप इससे नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देख सकते हैं, राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये पता चला विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें सार्वजनिक नीति बनाना, लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना करना और चुनाव संबंधित गतिविधि प्रबंधन कराना शामिल है। तो इसमें जो सार्वजनिक नीति की स्थापना करना, लोकतांत्रिक की जो गतिविधियां चुनाव के संबंध में होती है, उन सभी में शामिल हो जाते हैं। देखिए, यदि देश को सरकार की वर्तमान प्रणाली को बनाए रखना है तो देश में राजनीतिक दलों को ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर देश में आपको लोकतांत्रिक राजनीति को बनाने रखना है तो क्या सभी नेताओं को अपनी ईमानदारी से कार्य और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य चुनाव में उम्मीदवारों को खड़ा करके चुनाव लड़ाना है। तो आप सबको ही पता है जो चुनाव लड़े जाते हैं, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के सदस्यों और समर्थकों द्वारा किया जाता है। जो अमेरिका में जो चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल का उम्मीदवारों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरी ओर भारत जैसे देशों में दल के नेता उम्मीदवारों का चयन करते हैं। जो दल के नेता होते हैं उम्मीदवारों का चयन करते हैं भारत में। एंड 6 पॉइंट है, प्रत्येक राजनीतिक दल की अलग अलग नीतियां तथा कार्यक्रम होते हैं। मतदाताओं को नीतियों और कार्यक्रम का अनुसार चयन करने का विकल्प दिया जाता है। तो जो आपको पता है, राजनीतिक दल में अलग अलग तरीके से जो चुनाव कराए जाते हैं, जो मतदाता होते हैं वोट देते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने जो चुनाव में उसका विकल्प दिया जाता है, वो अपने जो नेता को चुन सकते हैं। ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान विचारधारा वाले लोगों का समूह एक राजनीतिक दल पर विश्वास करता है। तो जो समान राजनीतिक वाले विचारधारा होंगे तो किस पर, सभी एक ही दल पर विश्वास करते हैं। ठीक है,
ये राजनीतिक दल सरकार बनाते समय उनके द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को दिशा प्रदान करती है। तो जो सरकार बनती है उस समय जो भी नीतियाँ अपनाई जाती है उसे दिशा प्रदान किया जाता है और उसे लागू किया जाता है। सरकार बनाने में असफल रहने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और जो मान लीजिए सरकार के लिए खड़े होते हैं वो असफल हो जाते हैं तो वो विपक्ष के पक्ष में जाते हैं, मतलब जो उनके विरुद्ध हो जाते हैं। जो गलत कार्य करने की दशा में सरकार की आलोचना करते हैं और जो विपक्ष के लोग होते हैं कि गलत कार्य कर रहा है सरकार, अगर वो नेता नहीं बन पाते तो दूसरे का विरोध करते हैं जो बन जाता है। और जनता को सरकार के कार्य एवं नीतियों के गुण एवं दोष के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं और उनकी अच्छाई बुराई के बारे में बताते हैं। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते, यह दबाव समूहों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सरकार पर अधिक से अधिक जन कल्याण के संदर्भ में नीति निर्माण हेतु दबाव बनाते हैं। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनका एक ये भी काम है कि जो जनता को जागरूक करना और जो सरकार के निर्णय के बारे में जनता को बताना कि कार्य सही है नहीं है, जन कल्याण के लिए वो निर्माण हेतु दबाव बनाते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं में भी अहम भूमिका निभाते हैं। स्थानीय राजनीतिक दल जनता और सरकारी अधिकारियों के बीच कड़ी का काम करते हैं। तो जो राजनीतिक दल है उसमें किसमें जो योजनाएं बनती है उनमें अहम भूमिका निभाते हैं और जो भी राजनीतिक जनता और सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके बीच की एक कड़ी है, उनके जो भी होते हैं उन सब के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो कार्य है आप यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 पॉइंट है, ख़त्म हो चुके हैं। जो राजनीतिक दलों के प्रकार कह सकते हैं या वर्गीकरण कह सकते हैं। तो देखिए दलीय व्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। पहला तो एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। तो प्रकार पूछे या वर्गीकरण तो कितने होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। इन तीनों के बारे में हम 3 वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको एक इसके ऊपर वीडियो बनेगी एंड सेकंड एंड थर्ड। तो उन तीनों के ऊपर आप मिला के आंसर में लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आंसर बता देते हैं यहाँ। देखिए तीनों प्रकार की दलीय व्यवस्था पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। राजनीतिक दलों का ऐसा एक वर्गीकरण केवल एक विशेष राज्य के भीतर राजनीतिक दलों की संख्या पर आधारित नहीं है, बल्कि तीनों व्यवस्था की एक विशेष विशेषता पर भी प्रकाश डालता है। तो जो राजनीतिक दल है ना, किसी भी एक विशेषता पर आधारित नहीं है। तीनों की जो बात की जाएगी इस दल में, वो तीनों की विशेषता के बारे में प्रकाश डालता है। द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था एक बहुलवादी समाज में संगठित राजनीतिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोकतांत्रिक यंत्र पर भी प्रकाश डालता है और ये लोकतांत्रिक पर प्रकाश डालता है। दूसरी ओर एक दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था में काम करती है जहां राजनीतिक संघर्ष को सहन नहीं किया जाता, वे विपक्ष की विचारधारा को प्रस्तुत नहीं करते और इसमें जो भी राजनीतिक संघर्ष होते हैं उसमें सहन नहीं किया जाता और जो विपक्ष के लोग होते हैं उनके विचारधारा होते हैं उनको प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये तो यहाँ पर आपको इस हमने थोड़ा सा बताया, बट आपको इसके अंदर इन तीनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, जो कि हमारे इस वीडियो में देख लीजिए। एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके गुण तथा लाभ बताइए, ये आपको लिखना है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है आपको ये थर्ड क्वेश्चन है इस टाइप से द्विदलीय के बारे में और इसके बारे में। तो इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। अगर ये वाला प्रकार में क्वेश्चन पूछे तो तीनों के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं, एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हो तथा इसके गुण और दोष का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी वीडियो में बताने जाए तो देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक आपका ख़त्म कर देंगे जो आपकी यूनिट 5 है पॉलिटिकल साइंस की। तो पहले तो सबसे पहले जो एक दलीय व्यवस्था क्या होती है ये जानिए। एक दलीय राज्य उन राज्यों अथवा देशों को कहते हैं जहाँ शीर्ष पर एक ही दल का नियंत्रण रहता है और वह पर किसी अन्य दल को मान्यता नहीं होती। तो जो एक दलीय वही शासन व्यवस्था होती है जहाँ पर सिर्फ एक ही दल का नियंत्रण होता है और वो एक ही दल कार्य करता है और किसी अन्य जो दल है उसको मान्यता नहीं दी जाती है। जो एक दलीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य, तो देखिए जिस शासन व्यवस्था में शासन की नीतियों पर एक राजनीतिक दल का नियंत्रण हो और सरकार की नीति का निर्धारण करने में भी वही राजनीतिक दल प्रभावशाली हो, वह पद्धति एक दलीय प्रणाली पद्धति कहलाती है। तो जिस भी शासन व्यवस्था में जिस भी राजनीतिक में सिर्फ एक ही दल का नियंत्रण हो और सरकार एक ही के निर्धारित में बनता हो और एक ही का कार्य करता हो और प्रभावशाली हो, तो उसे ही कहते हैं जो एक दलीय जो प्रणाली कह सकते हैं या व्यवस्था कह सकते हैं। तो देखिए इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, परंतु इन दलों का शासन की नीतियों या चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दलीय प्रणाली का प्रत्यक्ष उदाहरण चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा, वियतनाम।
तो मतलब और भी शासन होते हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रभाव जो कह सकते हैं आप राजनीतिक में देखने को नहीं मिलता है उस दल का। और जो एक दलीय प्रणाली के जो देश होते हैं ना, तो उसमें एक चीन है और उत्तर कोरिया, क्यूबा है, वियतनाम है। ये एक दलीय व्यवस्था यहाँ पर अपनाई जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं। अब जो एक दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं वो क्या है, तो आप देखिए। एक दलीय शासन प्रणाली में मजबूत शासन स्थापित होता है। तो जो एक दलीय में मजबूत शासन स्थापित होता है, क्योंकि एक दलीय पद्धति में केवल एक ही दल का नियंत्रण रहता है। जो एक दलीय में सिर्फ एक ही दल का नियंत्रण होता है, एक ही जो कह सकते हैं सरकार के निर्णय ले सकती है। एक दलीय शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार नहीं होता, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होते। शक्तियों के केंद्रीकरण, घूसखोरी और चोर बाजारी का अंत हो जाता है। और इसमें जो भी शक्तियाँ होती है केंद्रीकृत नहीं होता है, जो चोरी नहीं होती है और कोई भी मतलब घोटाला नहीं होता, सबका अंत हो जाता है। एक राजनीतिक दल का ही अस्तित्व होने के कारण राज्य के कार्यों में कम धन खर्च तथा समय की बचत होता है। अब मान लीजिए जो एक दल के नेता है तो वो कम धन खर्च करेंगे और जो समय की भी बचत करेंगे, सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। एक दलीय पद्धति से देश में एकता तथा अनुशासन की भावना पनपती है। दल के सभी लोग अनुशासन में रहते हैं। तो जो एक दलीय पद्धति से क्या होता है, एकता की भावना होती है, अनुशासन होता है और सब में पनपती है, और अनुशासन में जो सभी लोग रहते हैं। एक दलीय पद्धति में लोकगीत की प्रधानता रहती है। लोक कल्याण की व्यवस्था होना ही एक दलीय पद्धति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो इसमें क्या होती है, लोकगीत मतलब लोगों के जो द्वारा कह सकते हैं उनकी प्रधानता होती है, लोगों के बारे में सोचा जा सकता है, लोक कल्याण की व्यवस्था होती है। लंबे समय तक एक ही सरकार के रहने के कारण इसमें स्थिर राजनीतिक विकास की अधिक संभावना रहती है। और एक दलीय में एक ही सरकार की स्थापना होने के कारण जो राजनीतिक विकास भी अधिक तेज होता है। यह राजनीतिक अभियानों पर संसाधन, धन और समय की बर्बादी की अनुमति नहीं देता। और ये समय की बर्बादी नहीं करता है, धन की बर्बादी नहीं करता, जो संसाधन होते हैं उन पर नियंत्रण रखता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के संघर्ष के अभाव में ये राष्ट्रीय एकता को सरलतापूर्वक स्थापित करती है। और जो आप देख सकते हैं जो दल में संघर्ष होते हैं वो सब नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एकता की स्थापना होती है सरलतापूर्वक, क्योंकि जनता एक ही विचारधारा से बंधी रहती है और एक ही विचारधारा को मानती है। ये व्यवस्था गुटबंदी की कमियों से दूर है और इसमें मजबूत शासन की स्थापना होती है। और ये गुटबंदी जो कहते हैं गठबंधन सरकार नहीं होती, और इसमें एक मजबूत शासन की स्थापना होती है। तो यहाँ पर इसके जो गुण खत्म हो गए, इसके दोष देख सकते हैं, यहाँ पॉइंट है। एक दलीय शासन प्रणाली में जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें शासन पर नियंत्रण लगाने के लिए विपक्ष नहीं होता। तो जो एक दलीय प्रणाली जो जनता द्वारा ना उचित प्रतिनिधि नहीं होता, क्योंकि पता है आपको कि एक दलीय का यहाँ शासन चल रहा है, तो उसके विपक्ष में मतलब कोई अगर वो गलत कार्य भी कर रहा है तो उसके विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं होता। सेकेंड है, एक दलीय प्रणाली द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाता है तथा उन्हें अधिकार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी नहीं रहती। तो जो एक दलीय तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो एक दल के जो नेता है उनके कार्य जो भी करते हैं उनकी बात तो उन्हें मानना पड़ेगा, अपनी मनमर्जी का कार्य जनता नहीं कर सकती है। थर्ड पॉइंट है, एक दलीय पद्धति में तानाशाही अनुत्तरदायी सरकार जैसे प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कई बार सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करती है। तो जो एक दलीय में तानाशाही की स्थापना आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी सरकार के अकॉर्डिंग वो अपने सरकार के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, क्योंकि एक दलीय उसके विपक्ष में कोई भी नेता नहीं होता। इसमें जो मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है लोगों के, और जो इसमें आतंकवाद भी पनपता है तथा विरोधियों को कठोर दंड दिए जाते हैं, और जो भी कोई विरोधी होता है उसको दंड भी दिए जाते हैं। एक दलीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक भावना का अभाव होता है। जो एक दलीय में लोकतांत्रिक की भावना नहीं होती है। लोकतांत्रिक शासन सम्मान, अवसर तथा पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जबकि एक दलीय शासन पद्धति में जन भावना का अभाव होता है। तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उसमें लोगों को ये कहा जाता है कि जो उनको स्वतंत्र और सुनिश्चित करता है और अवसर प्रदान करता है, लेकिन जो एक दलीय व्यवस्था में होता है ना कि उन्हें ना के बराबर होता है उनकी जो भी स्वतंत्रता। एक दलीय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी हानिकारक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हानिकारक है। ये तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देती है, परिणाम से अंतर्राष्ट्रीय शांति पर संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये एक दलीय से ये सब नुकसान हो रहे हैं। 6 पॉइंट है।
मतदाता के रूप में जनता के पास चुनने का कोई विकल्प नहीं, वो स्वतंत्र नहीं। अब मान लीजिए एक दलीय प्रणाली है तो उन्हें एक ही नेता को चुनना होगा, अलग अलग नेता को नहीं चुन सकते क्योंकि कोई विपक्ष में खड़ा ही नहीं होता, तो वो स्वतंत्र नहीं है। कई बार राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों की अपेक्षा की जाती है, उन्हें मुख्यधारा की कल्याणकारी नीतियों से बाहर रखा जाता है। तो जो राज्य के अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं उनको एक तरह से देखा जाए ना, जो कल्याणकारी नीतियाँ होते हैं उन सभी से बाहर रखा जाता है, उन्हें नहीं बताया जाता है कुछ भी। सरकार की प्रकृति तानाशाही होने के कारण इनमें देश के नागरिक के प्रति जवाबदेही और शासन में प्रादान्य का अभाव रहता है। तो जो सरकारें तानाशाही हो चुकी है जिसके कारण जो देश के नागरिक होते हैं ना, उनको कोई भी जवाब नहीं मिलता है, उनके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का अभाव रहता है। तो यहाँ पर हमने ये एक दलीय प्रणाली क्या होती है, इसके गुण क्या है, इसके और हानि क्या है, ये हमने आपको बता दिया। थर्ड क्वेश्चन है, द्विदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हो तथा इनके गुण और दोष का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आपको बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप थर्ड दे सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं इस वीडियो में। द्विदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं तथा इसके गुण और दोष का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से पॉइंट है, पहले तो द्विदलीय प्रणाली क्या होती है, तो देखिए ऐसी व्यवस्था जिसमें मुख्य रूप से दो दल होते हैं, एक दल को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की अनुमति प्राप्त हो जाती है जिसे शासक अथवा बहुमत दल कहा जाता है, जबकि दूसरे दल को पूर्ण मत प्राप्त नहीं होता, उसे सरकार बनाने की अनुमति नहीं होती, उसे विपक्ष कहते हैं। तो देखो दो दल के नेता होते हैं, तो एक को तो जो बहुमत द्वारा सरकार बनाने की अनुमति मिल जाती है, सबसे ज़्यादा वोट उसे प्राप्त होते हैं, तो एंड दूसरा जो होता है जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं कर पाता, उससे कम लाता है, तो सेकंड नंबर पर उसे सरकार बनाने की अनुमति नहीं मिलती और उसे विपक्ष कहा जाता है। और जो सरकार जिसकी बन जाती है उसे शासक या बहुमत कहा जाता है दल। द्विदलीय व्यवस्था अब ये होती क्या है, तो देखिए दो दलीय व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें केवल दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं और जिन्हें जन समर्थक प्राप्त होता है तथा जिसमें सत्ता संभालने की अपेक्षा की जाती है। इस व्यवस्था में भले ही कुछ अन्य छोटे दल भी हो सकते हैं परंतु उनकी भूमिका ना के बराबर होती है। तो इसमें दो दल होते हैं और जिन्हें सत्ता संभालने की जो इच्छा की जा सकती है और ये जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, और इसमें कुछ अन्य छोटे छोटे दल भी होते हैं लेकिन जो उनकी भूमिका होती है ना सरकार के अंदर ना के बराबर होती है। ठीक है, अब इसके जो निम्नलिखित गुण है ये क्या है देख सकते हैं इस द्विदलीय व्यवस्था के। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है। कुछ इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि द्विदलीय प्रणाली केंद्रवाद को बढ़ावा देती है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं जो ये केंद्रवाद को बढ़ावा देती है और राजनीतिक दलों को आम पदों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो राजनीतिक दल होते हैं आम पद होते हैं जो आम लोगों के लिए, उससे प्रोत्साहित करती है। जो मतदाताओं के व्यापक वर्ग के लिए अपील करते हैं और ये मतदाताओं के जो व्यापक वर्ग होते हैं उनके लिए अपील किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, कई विचारकों का मत है कि द्विदलीय व्यवस्था केंद्रवाद को प्रोत्साहित करती है। तो कुछ कहते हैं केंद्रवाद को प्रोत्साहित करती है और सामान्य उद्देश्यों को खोजती है और जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उनको खोजती है। दल जन इच्छाओं के प्रति जागरूक रहते हैं। तो जो दल होते हैं जनता की इच्छाओं के प्रति जागरूक रहते हैं। कुछ सीमा तक यह एक सरल शासन व्यवस्था है और इसे एक सरल शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है जो राजनीतिक स्थिरता पर केंद्रित है। बहुल दलीय व्यवस्था में त्रिकोणीय शासन के विपरीत द्विदलीय व्यवस्था के अधिक पसंद की जा सकती है। तो जो बहुदलीय व्यवस्था होती है उससे ज़्यादा द्विदलीय व्यवस्था को पसंद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह कम मतदान विकल्प प्रदान करता है जिसे समझना सरल है और इसमें जो मतदान होता है ना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, कम होता है, जिससे ना ये इसको समझा जा सकता है और ये सरल है एक तरह से देखा जाए तो। एंड इसके जो दोष है ये क्या है, तो ये देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपका है मतदान की स्वतंत्रता सीमित। तो इसमें जो मतदान किए जाते हैं इलेक्शन टाइम में उसमें जो स्वतंत्रता होती है सीमित होती है। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों की मतदान की स्वतंत्रता बहुत अधिक सीमित हो जाती है। उन्हें दो में से एक दल को अपना मत देना ही होता है चाहे वे दोनों दलों के उम्मीदवार या दलों की नीतियों से असहमत ही क्यों ना हो। तो आपको पता है जब दो लोग खड़े हैं इलेक्शन में तो इसको या इसको किसी एक को तो आपको वोट देना ही पड़ेगा, चाहे आप इन दोनों को नहीं मानते लेकिन किसी एक को देना पड़ता है, तो आपकी स्वतंत्रता छिन जाती है इसमें। सेकंड पॉइंट है राष्ट्र का विभाजन। ऐसा देखा गया है कि द्विदलीय व्यवस्था के कारण समस्त राष्ट्र ऐसे दो दलों में विभक्त हो जाते हैं जिसमें समझौते की कोई संभावना नहीं रहती। लेकिन बहुदलीय प्रणाली राष्ट्र को आपस में ना मिला सकने वाले समूहों में विभाजित नहीं होने देती। लोग अपने
सिद्धांतों के आधार पर ही बिना किसी प्रकार के गंभीर समझौते किए परस्पर मिल सकते और सहयोग कर सकते। तो इसमें जो राष्ट्र का विभाजन हो जाता है और जो उनका मेल मिलाप नहीं हो सकता, लेकिन जो बहुदलीय प्रणाली होती है उसमें राष्ट्र का विभाजन नहीं होता और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बहुमत की निरंकुशता। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत एक ही राजनीतिक दल के हाथ में व्यवस्थापित और कार्यपालिका संबंधित शक्तियां होती है और इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसे निरंकुश बहुमत का जन्म होता है जो सदा ही अल्पमत को कुचलता रहता है और उनकी मांग की अवहेलना करता रहता है। तो जो बहुमत है ना, देखो मान लीजिए जैसे कि आप राजनीतिक दल होते हैं, उनके हाथ में सारी शक्ति आ जाती है, जैसे कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, तो वो अपना शासन ना, वो अपना जो रोब होता है जनता पर दिखाने लगते हैं और जिसमें ना निरंकुश कह सकते हैं उसकी बहुमत का जन्म हो जाता है और जो अल्पसंख्यक के जो हित होते हैं उनको कुचलने का प्रयास करते हैं, लोगों की मांगों की अवहेलना करते हैं, उन्हें बुरा बताते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और इसमें, अनेक हित बिना प्रतिबंधित के। देश की राजनीतिक में जब केवल दो ही राजनीतिक दल होते हैं तो उनके हितों और वर्गों को व्यवस्थापित में प्रतिबंध ही प्राप्त नहीं हो पाता। यह स्थिति प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती। अब मान लीजिए कि दो ही दल है, अगर उन दोनों के बारे में देखा जाए तो अनेक उनके हित और वर्गों में जो भी प्रतिनिधित्व होते हैं उनको प्राप्त नहीं हो पाता और जो प्रजातंत्र होती है, जनता होती है, वो उचित नहीं बताई जा सकती, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फाइनली यहाँ पर खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं, बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हो तथा इसके गुण और दोष का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या होता है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है और जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है वह सत्ता में आ जाती है। किसी एक पार्टी के बहुमत में नहीं रहने की स्थिति में लगभग एक समान विचारधारा रखने वाली पार्टी आपस में गठबंधन करके सत्ता में आती है। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। तो देखिए, जो बहुदलीय व्यवस्था है मतलब कि जो चुनाव के टाइम में अलग अलग जो पार्टी के राजनीतिक दल होते हैं वो सब चुनाव में खड़े होते हैं और जो जनता द्वारा उन्हें वोट दिए जाते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होती है ना, वो चुनाव जीत जाता है और सत्ता में आ जाता है। और मान लीजिए अगर किसी कारण से किसी को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त नहीं हो तो जो समान विचारधारा रखने वाले जो लोग होते हैं ना, तो एक गठबंधन सरकार की स्थापना करके आपस में जो सहयोग करके जो सत्ता में आ जाते हैं। और उदाहरण के लिए जो बहुदलीय प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है, और ये भारत देश में हमारे चुनाव के समय आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टियां खड़ी होती हैं। आम आदमी पार्टी हाथी, तो कमल के निशान पर, तो अलग अलग, तो देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप भारत लिख सकते हैं बहुदलीय व्यवस्था। और हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था प्रचलित है, तो बहुदलीय व्यवस्था ही चलती है। तो इसके जो बहुदलीय व्यवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं जो यहाँ पर हमने लिए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ये वास्तव में विभिन्न विचारधारा वाले दलों को सरकार बनाने का अवसर प्रदान करके समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, जो विचारधारा अलग अलग विचारधारा वाले दल होते हैं जो राजनीतिक में आते हैं और समाज के जो भिन्न भिन्न वर्गों की पहचान का प्रतिनिधित्व कराते हैं। ठीक है, यह मतदाताओं को कई विकल्प देता है और ये काफ़ी विकल्प देता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा था, एक दलीय में सिर्फ एक को ही दिया जाता है और दो को, इसमें बहुदलीय मतलब बहुत सारे लोगों को। ये प्रकृति में समावेशी है। 4 पॉइंट, बहुदलीय व्यवस्था की प्रकृति में बहुत प्रादर्शी है क्योंकि यह प्रकृति में समावेशी और समाज के विभिन्न वर्गों की जागरूकता के लिए उत्तरदायित्व है और ये समाज में जो विभिन्न वर्ग होते हैं उनके जो जागरूकों को भी फैलाता है। एक दलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था के विपरीत बहुदलीय व्यवस्था स्वास्थ्य प्रतिष्ठिता सुनिश्चित कराता है तथा तानाशाही पर अंकुश रखता है। इस तरह बहुदलीय व्यवस्था प्रकृति में लोकतांत्रिक है और इसमें जो एक दलीय और द्विदलीय होती है उसमें आपको देख सकते हैं तानाशाही की स्थापना होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो स्वतंत्र एवं स्वास्थ्य जो होता है और जिसमें जो लोकतांत्रिक की भावना होती है। जनता की राय में बदलाव लाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था अधिक उत्तरदायी है और जनता जो होती है उनमें कोई भी राय लिए जाते बदलाव लाने के लिए इनके जो काम करती है। निरंकुश बहुमत से मुक्ति, और ये जो ऊपर हमने निरंकुश बहुमत है तो इसमें मुक्ति मिल जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बहुदलीय प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था की बहुमत की तानाशाही से मुक्ति मिल जाती है। इसमें मिलीजुली मंत्रिमंडल का निर्माण होता है जो कभी तानाशाही का रूप धारण नहीं कर सकता। शासन कार्य हमेशा आदान प्रदान और समझौते की भावना से चलता है। साझा अथवा मिलीजुली सरकार कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती।
तो आपको पता है जो गठबंधन सरकार होती है, मिली-जुली सरकार होती है, कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं जा सकती, क्योंकि पता है अगर हमने कोई भी गलत काम किया, कुछ भी निरंकुश कुछ भी किया ना, तो ये एक जो विपक्ष होता है उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है। तो बहुदलीय व्यवस्था के दोष क्या है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पॉइंट लिखे, अच्छे पॉइंट है। नीति निर्माण में कठिनाइयाँ, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपका, इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के कई राजनीतिक दल होते हैं, जिसमें नीति निर्माण में कठिनाइयाँ होती है। इसमें विभिन्न जो दल होते हैं, तो जिसमें से कठिनाइयों का उत्पन्न होते हैं। कई दलों के कारण सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का विरोध अन्य दल द्वारा किया जा सकता है। तो मान लीजिए जो कई दल होते हैं, सरकार के द्वारा जो बनाई जाती है नीतियाँ, उसका विरोध करते हैं अन्य दल द्वारा, जिसके कारण नीति निर्माण में परेशानियाँ हो सकती है, कोई भी निर्णय लेने में परेशानियाँ। सेकंड पॉइंट है आपका, राष्ट्र अनेक समूहों में विभाजित। बहुदलीय प्रणाली के कारण राष्ट्र आपस अनेक विरोधी गुटों में विभाजित हो जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं के आधार पर देश के नागरिक को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देते हैं। तो सबकी जो अलग अलग विचारधाराएं होती है, तो जो देश के नागरिक होते हैं उसमें विभिन्न जो वर्गों में विभाजित कर देते हैं। तो ये कठिनाइयाँ है, समस्या। स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व। बहुदलीय पद्धति में सरकार जनता के निर्णय का परिणाम न होकर चालाक और स्वार्थी राजनीतिकों के परस्पर गठजोड़ का परिणाम होती है। इसमें शासन के स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व होता है। तो इसमें जो एक तरह से आप देख सकते हैं ना, जो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होकर अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है सरकार। फोर तो जो आपका 4 पॉइंट है, कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति। बहुदलीय शासन वाले देशों में कार्यपालिका दुर्बल होती है। प्रधानमंत्री को कई दलों के साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इसमें जो ना प्रधानमंत्री होते हैं, उसे विभिन्न दलों को साथ में लेके चलना पड़ता है। उसके विभिन्न दलों को प्रसन्न रखते हुए उसे जो उन्हें खुश रखना होता है, उसमें तालमेल स्थापित करना पड़ता है। यदि कोई दल किसी भी समय सरकार का समर्थन करना बंद कर दे, अगर मान लीजिए गठबंधन सरकार है, कोई दल वहाँ से बाहर जाना चाहता है, उसका जो विरोध करने लगे, तो सरकार का पतन हो सकता है। तो जो पतन हो जाता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। टोटल आपको हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चन बताएं, इसमें से आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप पेपर में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देख के हमने एक ही वीडियो में आपकी जो पूरी यूनिट कह सकते हैं 5 कंप्लीट करा दी। इस यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेंगे, क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो आपको समझ के आंसर लिख देना है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, और इससे पहले बाकी की क्लासेस देख लीजिए। ये क्लास हमारी 4 है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हमने नोट्स सेंड कर रखे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।